नमस्कार छात्रों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं पाठ संख्या 16 जिसका नाम है आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण। पहले भाग में हम इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिनके बारे में हम आगे चल के विस्तार से समझेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि इसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं और उनका क्या अर्थ है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ना एक शब्द आएगा जब आप अध्ययन करेंगे इस पाठ में। तो पंचवर्षीय योजनाओं से आप क्या समझते हैं वो यहाँ पर दिया गया है। पंचवर्षीय योजनाएं क्या थीं? 5 वर्ष के लिए बनाई गई योजना होती थी, ठीक है। और ये बनाना जो आरंभ हुआ था वो आपका देखो यहाँ पर सन दी गई है 1951 में। सबसे पहले क्या है, पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई 1951 से लेके 1956 तक। अब आखिर इन योजनाओं को लागू क्यों किया गया और ये योजनाएं क्या थी? तो क्या था, भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने के लिए भारत सरकार ने इन पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया। और अब तक अगर हम कहें भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गईं, तो हम बात करते हैं कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गईं, जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना देखो 1951 से 1956 तक, और अंतिम जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, वो थी आपकी 2012 से 2017 के बीच, ठीक है। तो इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में पंचवर्षीय योजनाएं भारत सरकार ने लागू करना बंद कर दिया। अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो मतलब किसके अंतर्गत लागू की जाती थी। तो वो मैंने आपको बताया था कि योजना आयोग के अंतर्गत क्या है, इनको लागू किया गया। अब योजना आयोग की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1950 में इसकी स्थापना की गई। 1951 से लेके 2014 तक जो है पंचवर्षीय योजनाएं और इनका आकलन जो किया जाता था वो योजना आयोग करता था। बाद में योजना आयोग का नाम बदल दिया गया और योजना आयोग का नाम रख दिया गया नीति आयोग। तो 2015 से 2017 तक हमारी लास्ट जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, तो उसका आकलन जो किया गया था वो नीति आयोग के द्वारा 2015 से 2017 के बीच किया गया। अब नीति आयोग और योजना आयोग दोनों ही क्या है, एक ही चीज़ है, बस इसके क्या है, नाम बदल दिया गया है। तो पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने के लिए भारत सरकार ने जो है पंचवर्षीय योजनाओं को भारत में लागू किया। देखिए, भारत सरकार ने क्या है 1991 में नई औद्योगिक नीति लागू की और भारत सरकार ने इस नीति को लागू किया और कुछ कदम उठाए जिसके तहत क्या है, भारत के उद्योगों के द्वारा एक तो उत्पादन में वृद्धि हो जिससे हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, और दूसरा क्या है, लोगों को रोजगार उत्पन्न होगा। तो सरकार ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, औद्योगिक इकाइयों को क्या करना है, भारत में स्थापित कराना है। इसके लिए उसने कुछ कदम उठाए, जिसमें से देखो एक दिया गया है आर्थिक उदारीकरण, जिसे हम लिबरलाइजेशन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह था कि 1991 से पहले जो भी अगर कोई उद्योग लगाता था तो उसको क्या है, बहुत सारे कागजाती कार्य करने पड़ते थे। अलग अलग कार्यालयों से जाके उसे क्या करना पड़ता था, अनुमति लेनी पड़ती थी, ठीक है। तो भारत सरकार ने 1991 की औद्योगिक नीति के बाद क्या किया, उसने कहा कि जो भी प्रतिबंध हैं किसी भी उद्योग को लगाने के लिए, उसने क्या कर दिए, उनको कम कर दिया। और जो बहुत अति आवश्यक उद्योग थे उनको सरकार ने अपने पास रखा और उनके लिए केवल लाइसेंस जारी किया, और बाकी सभी उद्योगों के लिए क्या है, लाइसेंस प्रणाली को उसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। आर्थिक उदारीकरण का लाभ क्या हुआ हमारी अर्थव्यवस्था को? तो सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि हमारे एक तो क्या हुआ, हमारे कुल उत्पादन में वृद्धि हुई, लोगों को रोजगार मिला तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, ठीक है, लोगों की जेब में पैसा आना प्रारंभ हो गया। तो उदारीकरण से क्या है, बहुत सारी नए औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हुई जिससे लोगों को रोजगार के साथ साथ में क्या हुआ, देश में जो ढांचागत विकास था, जैसे आपका बिजली हो गया, फिर आपके दूसरी चीज़ें जैसे रोड हो गया, यातायात के साधन हो गए, ये सभी भी क्या है, औद्योगिक इकाइयों के आसपास नए नगर विकसित हुए। तो इसके कारण क्या है, बहुत सारा आपका विकास देखने को मिला हमें, किसके कारण, उदारीकरण के लिए। उदारीकरण के बाद में अब हम बात करते हैं निजीकरण की। निजीकरण आखिर जिसे हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, क्या है इसका मतलब? तो निजीकरण क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र या उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे 1991 से पहले की अगर हम बात करें, बहुत सारे उद्योग क्या थे, सरकार के अंतर्गत आते थे। मालिकाना हक उस पर किसका होता था, सरकार का होता था।
पर 1991 के बाद में जो उद्योग थे, बहुत सारे उद्योगों को क्या किया गया, निजी हाथों में सौंप दिया गया, उसकी मालिकी दे दी गई, किसको, निजी लोगों को दे दी गई, और उनसे कहा गया कि आप क्या करिए, इन उद्योगों का संचालन करिए, आप ही देखिए कितना उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है और कैसे करना है। तो सरल शब्दों में अगर हम कहें तो कहने का निजीकरण में क्या मतलब है कि सरकार के मालिकाना हक वाले उद्योगों व क्षेत्रों की मालिकी अथवा संचालन निजी क्षेत्रों को सौंप दिया जाता है। किसमें, निजीकरण में। निजीकरण के लाभ की अगर हम बात करते हैं तो निजीकरण का सबसे अधिक जो लाभ है वो ये हुआ कि एक तो संचालन में क्या है, कुशलता आई हमारे देश के उद्योगों में, तो इससे हमारा क्या हुआ, उत्पादन में भी वृद्धि हुई और लोगों को क्या है, रोजगार उपलब्ध होना प्रारंभ हो गए, जिसके कारण बेरोजगारी भी हमारे देश में क्या हुई, कम हुई। तो निजीकरण से क्या है, आपका देश को लाभ पहुंचा, जो कि आपका औद्योगिक नीति 1991 के तहत भारत में क्या है, आपका चालू किया गया था। चलिए, अब तो नई औद्योगिक नीति के तहत क्या है, आपका ये शब्द भी आता है वैश्वीकरण, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, चलिए वो समझते हैं। इसको विस्तार से हम आगे समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि वैश्वीकरण आखिर होता क्या है। वैश्वीकरण का मतलब क्या है, इसे हम भूगोलीकरण भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब आप अपने देश को क्या करते हैं, खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, किसके लिए, दूसरे देशों से आने वाली बहुत सारी वस्तुएं और वहाँ से आने वाले तमाम लोगों के द्वारा स्थापित किए जाने वाले उद्योगों को जब आप क्या करते हैं, अपने देश में स्थान देते हैं और आपके यहाँ के उद्योगों को और यहाँ पर उत्पादित वस्तुओं को जब विदेशों में क्या है, आपका स्थान मिलता है, वहाँ के बाज़ारों में, ठीक है, या वहाँ की सरकार जब आपको क्या करती है, अनुमति प्रदान करती है कि आप उनके बाज़ारों में जाके क्या करिए, अपने जो भी वस्तुएं हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इस तरीके का जो आपका एकीकरण आपको देखने को मिलता है कि वो हमारे यहाँ आके व्यापार कर सकते हैं, हम उनके यहाँ व्यापार करने जा सकते हैं, ठीक है, वो हमारे यहाँ उद्योग स्थापित करते हैं, हम उनके यहाँ उद्योग स्थापित कर सकते हैं। और पूरे विश्व में आप देखते हैं पेप्सी है, कोको कोला है, ये हमारे देश में नहीं है, हमारे देश की कंपनियां नहीं हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये विदेशों की कंपनियां हैं, पर उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं आप यहाँ देखते हैं कि मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। मैकडोनाल्ड हो गया आपका, ये सभी क्या है, ये बाहर की कंपनियां हैं, पर उनके द्वारा जो भी वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं वो हमारे देश में भी मिलती हैं। ये सब किसके कारण है, ये है आपका वैश्वीकरण के कारण। क्या है कि यहाँ पर देखिए, पहली दो लाइनें देखिए, यहाँ पर वैश्वीकरण विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच बातचीत और एकीकरण की प्रक्रिया है। जब क्या होता है, जब लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, जब कंपनियां आदान प्रदान करती हैं, ठीक है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, कच्चा माल हो, या फिर आपका उत्पादित की गई वस्तु हो, फाइनल गुड्स जिसे बोलते हैं हम, अंतिम वस्तुएं जो होती हैं जिनको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, उपभोग कर लेते हैं, ठीक है, वो हो गई। और सरकारें जब आपस में क्या है, मिलजुल कर कार्य करती हैं, एक दूसरे का सहयोग करती हैं और एक दूसरे को क्या है, बाजार उपलब्ध करवाती हैं। यही आपका क्या है, वैश्वीकरण का लाभ है कि हमारी वस्तुओं को भी विदेशों में स्थान मिलता है और विदेशों की बहुत सारी वस्तुएं जो हैं हमारे देश में भी क्या है, आपकी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो यही वैश्वीकरण का लाभ है। इससे क्या है, हमारे जो भी छोटे उद्योग हैं उनको क्या है, अच्छी आय प्राप्त हो जाती है, रोजगार उपलब्ध हो जाता है वैश्वीकरण के कारण। तो इस तरीके से आज का जो पहला भाग है वो आपका समाप्त होता है। अगले भाग में हम इन्हीं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए फिर।